हाय स्टूडेंट्स, सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर का सोल्यूशन कर रहे थे। 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया। MCQs आर डन। So today in this video I will solve for you the short answer questions each carrying 2 marks. Question number 19 to 25. तो ये questions आज हम solve करेंगे। पहला 19th question I have already written in the board. Let's solve it. This is from chemical kinetics. Now see, it has been said the first order reaction takes 69.3 minutes for 50% completion. That means half life period is given as 69.3 minutes. अभी आपको पूछा गया है कि calculate the time needed for 80% of the reaction to get completed. 80% reaction complete होने के लिए कितना टाइम चाहिए वो आपको कैलकुलेट करके निकालना है। उसके लिए देखो लॉग की जो भी वैल्यूज है आपको दे दिया गया है, तो इनमें से कोई भी लॉग की वैल्यू न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ेगा तो हम यहाँ से ले लेंगे, अलग से लॉग टेबल का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए हमें पता है हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। नाउ टी हाफ इज 69.3, सो फ्रॉम हियर वी राइट के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। टी हाफ का वैल्यू पुट कर देते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई 69.3, सो इट कम्स 0.01 एंड द यूनिट विल बी मिनट इनवर्स। अब के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल गया। हमें अभी फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम के लिए जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं। तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए। ए नॉट क्या है? ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और ए क्या है? ए इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। सो यहाँ पे ए नॉट क्या होगा, आपको बताया है कि 80% कंप्लीशन के लिए टाइम निकालो। तो 80% अगर कंप्लीट हो गया तो इनिशियली सपोज 100 था, अभी 80% कंप्लीट हो गया तो कितना रह गया? 20% रह गया। सो वी राइट हियर 2.303 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू पुट कर देता है 0.01 लॉग, ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20। तो 20 और 100 कैंसिल हो करके 5 होगा। दैट मीन्स इट विल बी 0.01 से इसको अगर आप ऊपर नीचे डेसिमल पॉइंट हटा दो तो ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा 230.3 लॉग 5। अब लॉग 5 की वैल्यू आपको दे दिया गया 0.6990। जस्ट पुट दिस वैल्यू इनटू 0.6990 and the answer you get is 160.9 minute. So this is the answer of this question. This is the next question. In this question it is said account for the following. मतलब आपको यहाँ पे रीजन बताना है। अगर रिएक्शन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा तो आपको रिएक्शन भी देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि देयर आर 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज और दूसरा वो है ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। पहले हम फर्स्ट वाले को करते हैं कि देयर आर 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज। ये जो स्टेटमेंट है इसके फेवर में यही है कि ग्लूकोज का अगर हम एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइलेशन क्या है? एसिटाइलेशन मतलब जैसे कि OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप में से जो हाइड्रोजन एटम है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप क्या होते हैं? एसिटाइल ग्रुप COCH3 को हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। तो ये एसिटाइल ग्रुप से OH ग्रुप के हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाने से उसी को ही हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन के लिए आप एसिड क्लोराइड को यूज कर सकते हो, उसमें भी एसिटाइल ग्रुप है CH3CO। और एसिटिक एनहाइड्राइड यू कैन से बेटर एसिटाइलेटिंग रिएजेंट बिकॉज उसमें 2 CH3CO ग्रुप है। तो ग्लूकोज का अगर हम एसिटाइलेशन करते हैं तो ग्लूकोज प्रोड्यूसेस ए कंपाउंड जिसका नाम है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो ये जो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट इसका प्रोडक्शन ये कंफर्म करते हैं कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। और आपको ये भी पता है कि कोई भी एक कंपाउंड में ऑन द सेम कार्बन एटम अगर 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप होगा तो इट विल बी टोटली अनस्टेबल कंपाउंड।
ठीक है, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा उसमें से, इट विल नॉट बी ए स्टेबल कंपाउंड। बट वी नो दैट ग्लूकोज इज अ स्टेबल कंपाउंड। उसका मतलब ये है कि ग्लूकोज में ये जो 5 OH ग्रुप है ये सेम कार्बन एटम के ऊपर नहीं है, दे आर प्रेजेंट ऑन 5 डिफरेंट कार्बन एटम्स। सो रिएक्शन लिखते हैं और ये रिएक्शन जो है यही प्रूव करेगा कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। तो ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला में एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कंपाउंड के साथ जब हम एसिटाइलेशन करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन होगा। सो देखिए ये है आपका ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एसिटाइलेशन कहां पे होगा, जो आपका एल्कोहलिक OH ग्रुप्स है उनमें जो H एटम है वो H एटम को रिप्लेस करना पड़ेगा CH3CO ग्रुप से, जिसको हम एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये सारे जो H एटम्स है वो रिप्लेस हो गया यहाँ पे, ये देखो CHO COCH3 होल 4 हमने लिख दिया। और नीचे जो CH2OH था, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप था, उसमें से भी हाइड्रोजन एटम को हमने COCH3 से रिप्लेस किया। तो दिस इज व्हाट इज ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। और साथ में 5 molecules of acetic acid will be formed. So this is the reaction which shows that there are 5 OH groups in the formula of glucose. So first question is done. Now it is the second question. Glucose is a reducing agent. आपको पता है कि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है और मोनोसैकेराइड जो है ये क्या करते हैं, ये टॉलेंस रिएजेंट या तो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। क्योंकि जो मोनोसैकेराइड्स है उसमें अगर वो एल्डोहेक्सोज है उसमें CHO ग्रुप है, वो इजीली जो है ऑक्सीडाइज हो करके क्या में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है तो किसी को वो रिड्यूस करेगा। तो वो रिएक्शन अभी हम लिखते हैं। सो देखिए ये रिएक्शन है, ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ फिलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन। व्हाट इज फिलिंग सॉल्यूशन? फिलिंग सॉल्यूशन इज द अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जिसमें कुछ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोडक्ट में देखिए क्या बना, ये जो बना CHO COOH में ऑक्सीडाइज हो गया और ये जो एसिड है इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। और ये जो फिलिंग सॉल्यूशन में कॉपर जो है एज +2 आयन प्रेजेंट है, इसका हो गया रिडक्शन, इसको ग्लूकोज ने रिड्यूस कर दिया और ये जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में आ गया। ये जो Cu2O फॉर्म हुआ है इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड। एंड क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जब हम ग्लूकोज के साथ फिलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन करेंगे, जिससे हम दिखा सकते हैं कि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में एक इंटरनल चॉइस था, तो वो इंटरनल चॉइस जो था वो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। इट इज सेड what happens when D-glucose is treated with the following reagents। तो D-glucose को जिन reagent से ट्रीट करना है और रिएक्शन आपको लिखना है, दे आर ब्रोमीन वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। तो ब्रोमीन वाटर क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ग्लूकोज के साथ जब हम ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन होगा एज इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इसके साथ रिएक्शन में क्या होगा, सिंपली एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो एसिड ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सो द प्रोडक्ट विल बी ग्लूकोनिक एसिड COOH CHOH whole 4 CH2OH। Next we have to treat D-glucose with nitric acid. Now you all know that nitric acid is a much stronger oxidizing agent than bromine water. So nitric acid के साथ जब हम D-glucose को treat करेंगे तो not only this aldehyde functional group, this primary alcoholic group also will be converted into the acid group and the acid produced उसका नाम होगा saccharic acid. This is the reaction. This acid will be formed, इसका नाम है saccharic acid. Now question number 21 students, इसमें बोला है कि give a reason for the following। तो पहले नंबर ए में क्या बोला है, नंबर ए में बोला है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स द पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपको जो है एक्सप्लेन करना है। और दूसरा में बोला है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज ए रेसिमिक मिक्सचर। इसमें हम बाद में आ रहे हैं, पहले हम नंबर 1 में देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन है। तो देखिए जो हैलोएरिन्स है, हैलोएरिन्स का जो जनरल रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दे कैनॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें बहुत सारे रीजंस है, एक रीजन मैं आपको बता देती हूँ, व्हाई हैलोएरिन्स अंडर नॉर्मल कंडीशन दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि अगर आप क्लोरोबेंजीन को ले लो,
क्लोरीन एटम जो कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके कारण जो हैलोएरिन है इट विल अंडरगो रेजोनेंस, बिकॉज ये जो लोन पेयर है क्लोरीन एटम के ऊपर, एक लोन पेयर इसमें बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ इंटरेक्शन करेगा और ये 2-3 जगह में सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और वही जो साइट्स है जहां पर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ड्यू टू दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को मिलेगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा फ्लो होकर के, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर बनेगा। इसका जरूरत नहीं था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है हम बना सकते हैं। तो ये बात बताने के पीछे रीजन यही था कि ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस एज इट गेट्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्मॉलर ऑल्सो, एंड दैट इज वाई ये बॉन्ड का क्लीवेज आसान नहीं है। ये बॉन्ड का क्लीवेज अगर नहीं हो पाएगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा और ये क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। देयर आर सो मेनी अदर रीजंस आल्सो। यही कारण है कि हैलोएरिन्स दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनका जो जनरल रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें कोई जगह से जैसे ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन में जनरली इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक H+ निकल जाएगा और जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अटैक करते हैं। तो आप रिएक्शन कोई भी ले सकते हो, जैसे हैलोएरिन का हेलोजिनेशन, जैसे क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन अगर आप करना चाहते हो, या तो आप क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करना चाहते हो, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन करना चाहते हो, अलग अलग रिएजेंट से आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा और प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ऑलवेज इसमें 2 प्रोडक्ट हमें मिलेगा, एक तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और एक है पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, इट इज ऑलवेज द पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विच इज द मेजर प्रोडक्ट। रीजन यहाँ पे ये है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में 2 बाल्की ग्रुप पास हो जाते हैं, जिसके कारण उनके बीच में होती है रिपल्शन, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट या तो स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में जो 2 ग्रुप है दे आर at far distance from one another, so there is no such repulsion, no steric effect, no steric hindrance, and that's why para product is always the major product. यही रीजन है। तो इसको हम रिएक्शन लिख करके आपको दिखाते हैं। अगर हम क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं, जिसको हम हैलोजिनेशन कहेंगे, ये क्लोरोबेंजीन है, इसको हम Cl2 से रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 या तो AlCl3, जो कि एक ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट का काम करते हैं, Cl+ को ये जनरेट करते हैं। ठीक है, और वो Cl+ जो आ जाता है यहाँ पे बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में, दोनों पोजीशन में वो अटैच हो जाता है। सो हमें 2 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। तो देखिए ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दैट मीन्स 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इनमें से पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब हम सॉल्व करेंगे नंबर बी। नंबर बी में बोला है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज ए रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 और SN2 दे आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हिच हैलोएल्केन्स दे अंडरगो। हैलोएरिन्स अंडरगो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे SN1 की बात है, पूरा टर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, 1 है मतलब यूनिमोलिकुलर। तो ये जो रिएक्शन है इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो सपोज अगर हम कोई हैलोएल्केन को एक्वस अल्काली के साथ ट्रीट करते हैं, एक्वस अल्काली जैसे कि एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है क्या आयन प्रोवाइड करेगा, दे विल प्रोवाइड OH- आयन। तो ये OH- आयन क्या करेंगे, हैलोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे और हमें प्रोडक्ट हिसाब से अल्कोहल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर ट्रीटिंग 2-ब्रोमोब्यूटेन, इसके साथ एक्वस अल्काली के साथ हम रिएक्शन करते हैं जो कि OH- आयन प्रोवाइड करेगा। तो ये OH- आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा, Br- को रिप्लेस कर देगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हो गया आपका ब्यूटान 2-ऑल। तो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन जो है सिर्फ ये रिएक्टेंट 2-ब्रोमोब्यूटेन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, OH- के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सो रेट विल बी व्हाट, रेट विल बी इक्वल टू K into concentration of CH3 CHBr
CH2 CH3. This will be the rate law. That is why it is said that it follows first order kinetics. अब देखिए, इसके बाद मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो अल्काइल हैलाइड को हम OH- के साथ ट्रीट कर रहा है, अगर ये अल्काइल हैलाइड एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड है, देन द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी ए रेसिमिक मिक्सचर। तो इससे पहले कि रेसिमिक मिक्सचर हम बनाएं और रिएक्शन आपके सामने रखे, 2-3 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में से 2-3 टर्म जानना बहुत जरूरी है। मे बी यू नो बट स्टिल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू। सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको हम बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। अभी वो सब्सटेंस जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और इसको हम D से या तो प्लस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करते हैं, घुमा देते हैं, तो उसको हम कहेंगे लेवोरोटेटरी, उसको हम L से या तो माइनस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका कंपाउंड हमने लिया 2-ब्रोमोब्यूटेन, इट इज हैविंग ए एसिमेट्रिक कार्बन एटम, और एसिमेट्रिक कार्बन एटम अगर होगा तो कंपाउंड विल बी ए कायरल मॉलिक्यूल, दैट मींस इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। अब एसिमेट्रिक कार्बन एटम हम किसको बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन एटम वो कार्बन एटम है जो कि 4 डिफरेंट एटम या तो ग्रुप के साथ अटैच्ड है। जैसे कि यहाँ पे ये जो स्टार मैं लगा रही हूं, ये कार्बन जो है एसिमेट्रिक है। देखो, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन एटम है और एक मिथाइल ग्रुप है, एंड द 4th ग्रुप इज द इथाइल ग्रुप। सो इट इज ए एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ये जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लेवोरोटेटरी ये जो कंपाउंड्स है, दे विल बी नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनांशियोमर्स। इनको ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है या तो एनांशियोमर कहा जाता है। तो 3-4 टर्म आपने सीख लिया। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, कौन सा कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी किसको कहा जाता है, लेवोरोटेटरी किसको कहा जाता है, और एनांशियोमर किसको कहा जाता है। नाउ से व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? रेसिमिक मिक्सचर वो मिक्सचर को हम कहेंगे व्हिच इज ए 50-50 मिक्सचर। 50% एक एनांशियोमर, 50% दूसरा एनांशियोमर। ये जो मिक्सचर है इसी को कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इसको हम DL से या तो प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं? बिकॉज एक एनांशियोमर के मॉलिक्यूल जितना प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाते हैं, उतना ही दूसरा एनांशियोमर के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाते हैं। दैट मींस ऑप्टिकल रोटेशन अल्टीमेटली क्या हो गया? 0 हो गया। सो उस मिक्सचर को हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। अभी हम इसका 3 डायमेंशनल फिगर बना के आपको दिखाते हैं कि वो SN1 रिएक्शन अगर कोई अल्काइल हैलाइड अंडरगो करते हैं तो प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर होते हैं। ये देखिए 2-ब्रोमोब्यूटेन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो ये जो मोटे वाले सॉलिड लाइन से दिखाया गया है, इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द व्यूअर। ये जो डैश से दिखाया गया है, इट इज बिलो द प्लेन, एंड दिस 2 बॉन्ड्स आर ऑन द प्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल अंडरगो डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन से बनेगा कार्बोकैटायन, CBr बॉन्ड टूट जाएगा और C के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और Br- जो है निकल जाएगा। तो ये जो बॉन्ड का क्लीवेज के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी कहां से मिल रहा है? यहाँ पे ये एनर्जी मिल रहा है ब्रोमाइड आयन का सॉल्वेशन से। ये जो रिएक्शन SN1 रिएक्शन, इट विल ऑलवेज टेक प्लेस इन ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो कि H+ आयन दे सकता है, जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। इस टाइप का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही ये जो है होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में से H+ आएगा, वो H+ के साथ ये इंटरेक्शन करेगा और इसमें से एनर्जी जो है रिलीज होगी, वही एनर्जी से ये बॉन्ड का क्लीवेज होती है। तो इस तरह से कार्बोकैटायन बना। अब ये कार्बोकैटायन में जो कार्बन एटम है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इट इज प्लेनर। अब ये सेम प्लेन में होने से क्या होगा, OH- आयन है जो कि कार्बोकैटायन को अटैक करेगा, वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकते हैं, बैक साइड से भी अटैक कर सकते हैं। सो हमें 2 एनांशियोमर मिलेंगे। एनांशियोमर्स, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, they are the non-superimposable mirror images of one another and rotate the plane polarized light in opposite direction. तो स्टेप 1 में हमने देखा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ।
तो सेकेंड स्टेप में देखिए OH माइनस फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकते हैं, बैक साइड से भी अटैक कर सकते हैं, देयर इज इक्वल चांस। सपोज यहां पे हमने दिखाया फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है, फ्रंट अटैक में जो आपका ब्यूटान 2 बनेगा वो इस तरह से उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। जिस साइड में ब्रोमीन एटम था उसी साइड में OH ग्रुप आ जाएगा। तो इसमें देखिए कॉन्फ़िगरेशन का कोई चेंज नहीं हुआ, ब्रोमीन एटम जहां पर थे उसी साइड में OH आ गया। लेकिन अगर बैक साइड से अटैक होगा जो कि ये है, इससे जो पूरा ये चीज है, ये पूरा चीज है, ये इस तरह से घूम जाएगा, इस तरह से घूम जाएगा तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, C के साथ OH इस साइड में लग जाएगा। तो अभी देखिए ये जो आपका ये सपोज 1 है और ये सपोज 2 है। 1 और 2 को एक दूसरे के ऊपर अगर आप सुपर इम्पोज करना चाहते हो तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस वन एंड दिस वन दे आर द एनंशियोमर्स ऑफ वन अनदर। दैट मीन्स अगर ये आपका डी आइसोमर है, दैट मीन्स ये अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो ये होगा लेवो, और अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो ये होगा लेवोरोटेटरी। ये हम बाय जस्ट लुकिंग एट द स्ट्रक्चर नहीं बता सकते हैं, ये हमें बाय एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा। तो सपोज ये आपका D है, दैट मीन्स ये प्लस है, और ये आपका L है, दैट मीन्स ये माइनस है। तो ये दोनों का 50-50 मिक्सचर बनेगा। तो ये जो मिक्सचर है 1 और 2 का, ये होगा रेसिमिक मिक्सचर। 21 क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस भी था, ये इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है नेम द सुटेबल अल्कोहल एंड रिएजेंट फ्रॉम व्हिच 2-chloro-2-methyl प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड। पहले 2-chloro-2-methyl प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद अल्कोहल का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको पता है अल्कोहल से जब हम अल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो जो रिएजेंट हम यूज करेंगे यहाँ पे वो है ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. This is the formula of 2-chloro-2-methyl propane. It is a tertiary alkyl halide. तो दैट मीन्स जो अल्कोहल लिया गया है यहाँ पे वो टर्शरी अल्कोहल ही होगा। दिस विल बी द अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसको कॉमनली कहा जाता है IUPAC में आप बोलोगे 2-methyl प्रोपान 2-ol। तो इसको हम ट्रीट करेंगे HCl कंसंट्रेटेड प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जिसको कहा जाता है ल्यूकस रिएजेंट। तो ये बनेगा साथ में वाटर। दिस विल बी द अल्कोहल, दिस विल बी द रिएजेंट। नाउ बी पार्ट, आउट ऑफ chloromethane and fluoromethane which one has higher dipole moment and why? Chloromethane और chloromethane में से chloromethane has higher dipole moment than fluoromethane. This is the structure CH3F, this is fluoromethane, and CH3Cl, this is chloromethane. तो why fluoromethane has less dipole moment than compared to chloromethane? जबकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। यहाँ पे आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, इसके वजह से फ्लोरीन का ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो वो तो ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस कम हो जाएगा बिकॉज फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड सो द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड फ्लोरीन एटम, ये डिस्टेंस इतना कम होगा कि फ्लोरीन के ऊपर हायर चार्ज होने के बावजूद भी जो फ्लोरोमीथेन है उसका डाइपोल मोमेंट क्लोरोमीथेन से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कहा जा रहा है कि द फॉर्मूला दिस CONH3O5CO3Cl could represent a carbonate or a chloride. Write the structures and names of the possible isomers. So ये structures होंगे CONH3(5). एक बार आप कार्बोनेट को अंदर ले लो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बाहर में Cl को रखो, और दूसरा होगा CONH3(5). Cl को अंदर रखो स्क्वायर ब्रैकेट के, CO3 को बाहर कर दो। तो these two they will be the ionization isomers of each other. इसका aqueous solution में क्लोराइड आयन will be produced एंड हम जो है क्लोराइड आयन का टेस्ट करके क्लोराइड आयन का प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं। और इस कंपाउंड का जो aqueous solution है उसमें हमें मिलेगा कार्बोनेट आयन। सो कार्बोनेट आयन का हम जो है कंफर्मेशन यहाँ पे टेस्ट करके कर सकते हैं। बाकी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है वो तो नॉन आयनाइजेबल है, उससे कोई आयन प्रोड्यूस नहीं होगा। पेंटाएमीन कार्बोनेटो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है आपको। इसके बाद कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 होगा बिकॉज अमोनिया तो न्यूट्रल है, कार्बोनेट का चार्ज है -2, क्लोरीन का चार्ज है -1, सो नेगेटिव चार्ज -3, तो कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा
pentamine chlorido, cobalt 3 carbonate. In this question it is said that corrosion is an electrochemical phenomenon and it is so. जब corrosion होते हैं तो मेटल के सरफेस के ऊपर एक मिनिएचर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होते हैं। एक पॉइंट कैथोड का काम करता है, एक पॉइंट एनोड का काम करते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी उसमें होते हैं। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द कोरोजन ऑफ जिंक। जिंक का कोरोजन होकर के जिंक हाइड्रोक्साइड का एक व्हाइट लेयर का फॉर्मेशन होगा। आपको एनोड का कैथोड का रिएक्शन लिखना है, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन भी लिखना है। तो आपको पता है जिंक मेटल का जो सरफेस है उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट में जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और Zn+2 आयन का फॉर्मेशन होगा। और कैथोड का रिएक्शन यहाँ पे जो रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेनिंग हो रही है ये आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। तो जिंक को ऑक्सीडाइज करके Zn+2 आयन बनाना है यहाँ पे एनोड का रिएक्शन में। उसके बाद दोनों रिएक्शन को ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए हमें ये जो रिएक्शन है एनोड वाला जो रिएक्शन है इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। इसके बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन ये आपका आ जाएगा जिसमें प्रोडक्ट में देखिए Zn+2 आयन और OH- आयन का फॉर्मेशन हुआ है, दैट मीन्स जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। In this question it is asked, explain how and why the rate of the reaction will be affected when catalyst is added, temperature at which reaction was taking place is decreased. तो सबसे पहले तो कैटलिस्ट का एडिशन से क्या होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का जो है उसको कम कर देते हैं। दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर लो हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अभी इसको ओवरकम कर सकते हैं और दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट एंड सो रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स फास्टर। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है कि अगर जो टेम्परेचर में रिएक्शन हो रहा था उस टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज कर देता है तो रेट के ऊपर क्या असर होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिक्रीज, बिकॉज अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज एंड नाउ काइनेटिक एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो जाते हैं, इन दैट केस मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज नाउ द कॉलिजन्स विल बी इनइफेक्टिव कॉलिजन। सो रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिक्रीज इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। सो दैट हैज बीन रिटन हियर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसमें बोला है राइट द रिएक्शन एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-methyl propanol is treated with this reagent, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसके साथ ट्रीट करके बाद में आपको हाइड्रोलिसिस करना है। तो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम एल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो है अल्कोहल। तो हम लिखते हैं ये रिएक्शन को, इस कंपाउंड का फॉर्मूला 2-methyl propanol। जब इसके साथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड इस तरह से ऑक्सीजन के तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा, तो कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन में आएगा नेगेटिव चार्ज। सो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें ये कार्बन एटम और मैग्नीशियम एटम के बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा, बिकॉज मैग्नीशियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो ये जो MgBr है ये Mg के ऊपर प्लस चार्ज होगा, ये जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो CH3CH2 पार्ट है ये CH3CH2 पार्ट ये कार्बन के साथ लग जाएगा जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये होगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्शन को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपको कैरी आउट करना है, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है मॉइस्चर या तो वाटर इनके प्रेजेंस में वो रिएक्ट कर जाता है। CH3 और ये जो C है इसके ऊपर O के साथ आ जाएगा MgBr CH और इसके साथ CH2CH3 ये अटैच हो जाएगा। इसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस करना है जो कि एसिड हाइड्रोलिसिस है H+H2O। तो इसमें क्या होगा, ये MgBr यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, MgBr और OH इकट्ठा हो जाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3 CH CH3 CHOH CH2 CH3 ये जो है निकल जाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी व्हाट। सो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। सो द नेम विल बी 2-methyl
pentan 3 all. So here I end today's video. I think if you watch the video, then you will learn a lot. So please do watch the video till the end and please subscribe the channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए. You will be benefited like anything. Thanks for watching the video.